किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, खरीफ फसल की शुरुआत हो चुकी है। कुछ किसान भाई बुआई कर चुके हैं और कुछ किसान भाई बुआई कर रहे हैं। किसान भाइयों, अंकुरण के समय क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए, आवश्यक प्रबंधन क्या क्या होने चाहिए, जल भराव की समस्या भी एक बड़ी समस्या बनकर आती है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और किस प्रकार से उर्वरकों का इस्तेमाल करना है, तो यही सब बातें हैं आज की चर्चा का विषय रहेंगी। दोस्तों, कार्यक्रम का विषय है कृषि में सामयिक कार्य। आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार साहू जी, जो कि वैज्ञानिक हैं जवाहर लाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। और साथ ही साथ हमारे बीच में सफल कृषक ललिता कुशवाहा जी भी भोपाल से मौजूद हैं। ललिता जी, आपका भी कार्यक्रम में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आइए किसान भाइयों, आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और बात करते हैं डॉक्टर साहब से। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि अंकुरण का जो समय है, तो अंकुरण के समय की अगर हम बात करें तो इस मौसम में अब हमें और कौन कौन सी सावधानियां रखना बहुत आवश्यक हो जाती हैं? नमस्कार किसान भाइयों। जब हम अंकुरण की बात करते हैं तो सबसे पहले तो जो हम बीज खरीफ की फसलों का जो बीज है वो 25 से 27 डिग्री टेम्परेचर यदि होता है और लगभग 10 से 12 घंटे सूर्य की रोशनी होती है, तो उस स्थिति में बीज का जो अंकुरण है वो बहुत बढ़िया अंकुरण होता है। तो बीज अंकुरण के समय एक बात विशेष सावधानी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जल भराव की स्थिति निर्मित ना होने दें। खास तौर से हमारी जो सोयाबीन की फसल है उसमें ज़्यादातर अंकुरण प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में यदि हम रिज फरो, जिसको हम क्यारी और नाली विधि कहते हैं, यदि हम इस तरह से बुआई करेंगे तो हमारा जो सोयाबीन का अंकुरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। और बुआई के पूर्व हम अंकुरण की जांच जरूर कर लें कि हम 100 दाने को यदि लेते हैं और उसमें 80 दाने यदि हमारे अंकुरित हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि 80% अंकुरण है। 80% से ज़्यादा अंकुरण होने पर ही हम बीज की बुआई करें। और बीज जो है कम से कम 3 साल में एक बार प्रमाणित संस्थान से ब्रीडर सीड या सर्टिफाइड सीड का उपयोग करें, जिससे कि आपका जो है वो अंकुरण किसी भी तरह से प्रभावित ना हो। और ही साथ आप बीज उपचार भी करेंगे तो आपका अंकुरण जो है वो सुरक्षित रहेगा। जी डॉक्टर साहब, हम यदि एक सही समय की बात करें, खरीफ फसलों की जो बुआई का जो सही समय है जी, ये सही समय कौन सा है, इसके बारे में आप बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। बुआई का जो सबसे सही समय है वो 15 जून से जुलाई तक का जो हम समय है वो निर्धारित रहता है। जैसे हमारी मक्के की फसल है उसकी बोनी हम जून के प्रथम सप्ताह से ही प्रारंभ कर देते हैं। और उसके बाद जब सोयाबीन की बोनी है की बात करते हैं तो जब हमारा पानी गिर जाता है या पहली बारिश हो जाती है, ज़मीन में नमी आ जाए, उसके बाद ही हम यदि बुआई करें सोयाबीन की तो उसका अंकुरण बहुत बढ़िया होगा और हमारी फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। और धान की फसल के लिए जब हम बात करते हैं तो धान की फसल में जो है पानी भराव की स्थिति, क्योंकि रोपा जो है वो पानी भराव की स्थिति में लगता है, तो धान की यदि हम जुलाई में भी हम बोनी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ रोपा विधि से करना तो हम उसको उसमें कर सकते हैं और हमारी जो फसल है उनका उत्पादन भी बढ़िया होगा। जी, बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। किसान भाइयों, हमारे बीच में सफल कृषक ललिता जी भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। ललिता जी, बहुत बहुत स्वागत। ललिता जी, हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि आप किस प्रकार की खेती करती हैं और क्या आप जैविक तरीके से भी खेती करती हैं? जी, हम अपने किसान भाई बहनों को ये बताना चाहेंगे कि अभी हमारे यहाँ वानिकी की खेती होती है, जहाँ पे सब्जियाँ लगती हैं। जैसे अभी इस समय हमारे यहाँ जो सब्जियाँ लगी हुई हैं वह बरसाती सब्जी लगी हुई है, गिलकी है, लौकी है, तुरई है, मिर्च है, भट्टे हैं और मूली भी लगी हुई है। और उसमें हम जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती में हम वर्मी कंपोज गोबर की खाद बना के उसका हम प्रयोग कर रहे हैं अभी,
जिससे हमारी उसमें उत्पादन की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है, और उसमें जो हमारी खेती और पौधों के लिए जो भरपूर मात्रा में तत्व चाहिए वो उसे भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं। और सब्जियां जो होती हैं वो स्वास्थ्यवर्धक होती हैं। आजकल जैविक सब्जियों की मांग भी मार्केट में ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम अपने सभी किसान भाई बहनों से यही कहेंगे कि वो सब इसका प्रयोग करें। जी, जैसे कि आपने बताया कि जैविक जो सब्जियां हैं उनकी मांग काफ़ी बढ़ रही है, तो जैसे जो सब्जियां आप जो अपनाती हैं उसमें मतलब जैविक विधियों से तैयार की गई खादों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं वहाँ पर? जी, हम घर पे ही जैविक मात्रा की जो वर्मी कंपोज बना करके, और अपने खेतों में बुआई से पहले ही उसका वहाँ पे मिट्टी के ऊपर जब जुताई होती तो उसके पहले पूरा उसको मतलब बिछा दिया जाता है। और यदि हम जैसे सब्जी लगाते हैं तो उन पे हम पहले कूला बनाते हैं, और उन कूलों पे भी हम जो खाद बनाते हैं पहले ऊपर उनको डालते हैं, फिर हम बीजे लगाते हैं। तो उसमें से हमारे जो पौधे उत्पन्न होते हैं, जो बढ़ते हैं, वो अच्छे बढ़ते हैं पौधे हमारे। जी दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है, और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार साहू जी, जो कि वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से, और साथ ही साथ ललिता कुशवाहा जी, जो कि एक सफल कृषक हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, इन दिनों एक जल भराव की समस्या देखने को मिलती है काफ़ी, तो ये और ख़ासतौर से यदि हम बात करें डॉक्टर साहब, तो सोयाबीन की जो फसल है उसको तो ये अच्छा खासा नुकसान पहुँचाती है। डॉक्टर साहब, जल भराव की समस्या से किस प्रकार से हमें निपटना चाहिए, ये समस्या कैसे दूर की जा सकती है, इसके बारे में बताइए। किसान भाइयों, ये जल भराव की समस्या जो है, हमको पहले से ही पता रहता है कि हमारे कौन सा ऐसा खेत है जहाँ पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो ऐसी दशा में हम क्या करें कि जब हम खेत की तैयारी करते हैं तो उस समय ही हम इस तरह से एक ढाल का निर्माण करें जिससे कि हमारा खेत का जो पानी है वो भरे ना और संचित हो जाए। खेत में पानी संचय होना चाहिए लेकिन जल भराव नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम करेंगे तो निश्चित है कि आपको जो है वो फसल में, क्योंकि हम देखते हैं कि जल भराव की समस्या से जो है वो 20 से 40% तक नुकसान हो जाता है, और कभी कभी तो 100% तक नुकसान हो जाता है। जैसे हम सोयाबीन की बात करते हैं तो पूरी अंकुरण क्षमता उसकी ख़त्म हो जाती है। तो और यदि आप नहीं कर पाएँ और जल भर गया तो समय समय पर अपने खेत की सतत निगरानी करें और जल को निकालते रहें। करीब बुआई के करीब 1 दिन 2 दिन तक जो है वो पानी की भराव की स्थिति निर्मित ना होने दें, और एक बार अंकुरण हो गया फिर कोई ज़्यादा दिक्कत फसलों में नहीं आएगी और उत्पादन भी बढ़िया होगा। मतलब किसान भाई ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जल भराव यदि हो रहा है तो उसका निकासी का प्रबंधन ठीक ठाक होना चाहिए, और 1 या 2 दिन से ज़्यादा वहाँ पे जल भराव की स्थिति भी निर्मित नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, हमारे जिन किसान भाइयों ने धान लगाई हुई है, तो धान लगाने वाले किसान भाइयों को आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? किसान भाइयों, धान की जब हम बोनी की बात करते हैं तो हम 2 तरह से धान की बोनी करते हैं, क्योंकि हमारा जो खासतौर से मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो अधिकतम रकबा जो है वो धान का है। तो धान में रोपा विधि लगाते हैं, और आजकल जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें सीधी बुआई से भी हम धान करते हैं। काफ़ी ऐसी वैरायटी आ गई हैं जिनमें सीधी बुआई से भी बढ़िया उत्पादन आप ले सकते हैं। तो जो रोपा विधि है उसमें ऐसे आपके खेत जहाँ पर जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है वहाँ पर आप जो है वो रोपा विधि का इस्तेमाल करें, और जहाँ बढ़िया आपका खेत है और उसमें आप सीधी बुआई से भी धान लगा सकते हैं। और जहाँ यदि आप रोपा लगा रहे हैं वहाँ पर करीब 20 से 25 दिन बाद एक बार जल निकासी की भी व्यवस्था करें। और साथ ही साथ जब आप धान की फसल लगाते हैं तो जैसे ही आपने फसल का रोपा लगाया उसके 1 हफ्ते बाद आप बीजीय कल्चर या नील हरित काई चाल
किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप उपयोग करेंगे तो बढ़िया आपकी खेत में जीवांश खाद की मात्रा भी बढ़ेगी और साथ ही साथ जो है वो नाइट्रोजन मात्रा जिसको आप यूरिया से देते हैं उसकी यूरिया की जो उपयोग क्षमता उसमें भी कमी आएगी और नाइट्रोजन की मात्रा भी पौधों को पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। तो इस तरह से आप जो है वो धान की जो फसल है उसका प्रबंधन कर सकते हैं और अधिकतम उत्पादन ले सकते हैं। जी ललिता जी आपसे बात करेंगे। ललिता जी, जैसा कि आपने बताया कि खेती करती हैं और सब्जियों की एक परंपरागत खेती आप कर रहे हैं, ललिता जी क्या खेती के साथ साथ में आपने पशुपालन भी अपनाया है? जी, हम खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं। पशुपालन हमारा खेती के साथ बहुत ही सस्ता पड़ जाता है। जैसे हमें खेतों से चारा भूसा मिल जाता है जिससे हमें खरीदना कम पड़ता है और हमें उसमें यदि हम ज़्यादा उत्पादन करना चाहते हैं तो घर में खाने के लिए दूध तो हो ही जाता है और यदि हम इसको व्यावसायिक रूप से जो हमारे कृषक भाई बहन यदि अपनाना चाहते हैं तो हम उनके लिए भी बताना चाहेंगे कि आप इसको बहुत आसानी से और ये बहुत सस्ता पड़ता है, आप इसका कर सकते हैं तो आपको दो जगह से आय प्राप्त हो जाएगी। पहले तो खेती से भी प्राप्त हो जाएगी और दूसरा आप दूध से भी इसका अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। और दूसरा जो हम पशुधन रखते हैं तो जो हमें उनसे गोबर प्राप्त होता है तो गोबर से हम वर्मी कंपोस्ट बना के अपने खेतों पे डालते हैं जिससे हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ती है और हमें बाहरी और रासायनिक जो खादें होती हैं उनको हमें खरीदना नहीं पड़ता है तो हमारी यहाँ पे भी लागत बच जाती है। तो हम अपने कृषि बहन भाई जो हमारे हैं जो इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि इसके लिए यदि उनको इन जानकारियों का थोड़ा सा अभाव है तो अपने आसपास के जो कृषि विज्ञान क्षेत्र हैं तो वहाँ से जाके वो इसका सही प्रशिक्षण प्राप्त करें कि वो कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएं और इसका उपयोग कैसे करें अपने खेतों में ताकि उनकी उत्पादन क्षमता बढ़े और उनकी आय दोगुनी हो जाए। जी डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही है ललिता जी ने कि जब हम कंपोस्ट खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, इनको जब हम खेत में डालते हैं तो हमारा जो उर्वरक प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरा होता है। जी। कार्बन की मात्रा बढ़ती है और यूं तो कहें कि जो शोध है उसमें ये भी पाया गया है कि यदि 5 टन गोबर की खाद डालते हैं तो 100 से 150 किलोग्राम तक जो है वो कार्बन की मात्रा जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में स्टोर हो जाती है, संचित होती है। और जितना जीवांश खाद संचित होगा उतना ही हमारा जो लाभदायक सूक्ष्म जीवाणु है वो खेत में आएगा और हमारी जो फसल है उनको जो पोषक तत्व हैं वो बहुत आसानी से उपलब्ध होंगे और हमारा उत्पादन भी बढ़ेगा। जी, यानी कि कहीं ना कहीं जो जैविक विधियों से तैयार जो उर्वरक है वो कृषक भाई पशुपालक भाई अपने घर में तैयार भी कर सकते हैं और उसका पूरा लाभ भी ले सकते हैं। क्या लगता है आपको ललिता जी, कितना मतलब लागत में कितनी कमी इसमें आ सकती है? इसमें हम जो घर पे खाद बनाएंगे उसमें बहुत ही कमी आएगी सर, क्योंकि हम जो मार्केट से रासायनिक महंगी दवाइयाँ खरीद के लाते हैं तो जो हमारा जितना हम उसमें उत्पादन करते हैं जो हमारी आय होती है तो हमारी आय का 3 गुना पैसा तो हमारे इन दवाइयों में ही चला जाता है जो मार्केट से रासायनिक दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं, क्योंकि वो बहुत महंगी पड़ती हैं। तो हम सभी कृषक भाई बहनों से यही कहेंगे कि आप अच्छे से प्रशिक्षण लीजिए और इन चीज़ों का उपयोग जितना आप करेंगे तो उतना ही आपकी लागत आपको बचेगी। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
दोस्तों, ब्रेक के बाद कार्यक्रम कृषि दर्शन में आपका पुनः स्वागत है और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर राकेश कुमार साहू जी, जो कि वैज्ञानिक हैं जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर से, और साथ ही साथ ललिता कुशवाहा जी, जो कि एक सफल कृषक हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। डॉक्टर साहब, यदि हम अंकुरण के समय की बात करें तो जैसे फसलें हैं सर, सोयाबीन है, धान है, मक्का है, तो इनके लिए आप क्या क्या सुझाव देना चाहेंगे? अंकुरण के लिए सबसे पहले तो मैं यही सुझाव देना चाहूँगा हमारे किसान भाइयों को कि एक तो जो बीज है वो एक विश्वसनीय स्रोत से खरीदें। खास तौर से प्रमाणित बीज लें, प्रमाणित संस्थाओं से लें, या आईसीआर की जो संस्थाएं हैं, अनुशंसित संस्थाएं हैं, वहाँ से बीज प्राप्त करें और उसके बाद उस बीज का जो चयन करें और बीज का जो दाना है, उसका आकार, रंग है, उसका साइज है, ये समान होना चाहिए। तब हम समझेंगे कि हमारा जो बीज है, मतलब एक सा बीज होना चाहिए पूरा, जिसकी भी आप बोनी कर। आपके पास भी यदि बीज रखा हुआ है तो आप उसको ग्रेडिंग करके और अपने घर पे ही ठीक करके उसकी बोनी कर सकते हैं। उसका अंकुरण प्रतिशत चेक करें, मैंने पहले भी बताया आपको। उस तरह से चेक करके आप जो है उसकी बोनी करेंगे तो अंकुरण प्रतिशत बढ़ जाएगा। जी जी। और साथ ही साथ बीज उपचार करें। बीज उपचार से जहाँ जल भराव में यदि कहीं बीज खराब होता है या उसकी समस्या आती है गलने की, तो कुछ हद तक जो है वो बीज उपचार से भी ठीक हो जाता है। तो सर, जैसा कि आपने बताया कि बीज उपचार करें, तो क्या बीज उपचार क्या जैविक विधियों के माध्यम से भी किया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, जैविक विधियाँ तो करना ही चाहिए। सबसे पहले जैविक विधियों से ही बीज उपचार करें। हमारे पास आजकल तो बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म जीवाणु हैं जिनका इस्तेमाल करके आप बढ़िया अपने बीज को सुरक्षित कर सकते हैं। उसमें आजकल किसानों में बहुत लोकप्रिय है ट्राइकोडर्मा, जो कि उकटा की समस्या खासतौर से देखी जाती है दलहनी फसलों में। तो हम यदि ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ट्राइकोडर्मा खुद फफूंद है और दूसरे फफूंद को, जो कि उकटा को पैदा करती है, उसको जो है उसको अपने भोजन के रूप में ले लेता है। इस तरह से उकटा को खत्म कर देता है। तो यदि हम बीज उपचार में 10 ग्राम मात्रा ट्राइकोडर्मा की प्रति किलो बीज लें और जहाँ ज़्यादा समस्या है बीज उकटा की, वहाँ पर हम मिट्टी उपचार भी करेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। साथ ही साथ हम दलहनी फसलों में राइजोबियम जो है उससे भी, ये राइजोबियम जो है वो वातावरण की नाइट्रोजन को जमीन में लाता है, जिससे आपको यूरिया नामक उर्वरक की आप बचत कर सकते हैं या उसकी मात्रा को कम उपयोग में ला सकते हैं और अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम जी। तो ललिता जी, आपसे भी हम यही जानना चाहेंगे कि जो हमारी कृषक महिलाएं, बहनें हैं जो कृषि से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? हम अपने कृषक जो हमारी बहनें हैं, तो हम ये संदेश देना चाहते हैं उनको कि आप कृषि में जुड़े हुए हैं तो आप ज़्यादातर जो जैविक खेती है पहले उसको अपनाएं। और यदि आपको जानकारी प्राप्त ज़्यादा करना तो अपने आसपास के जो विज्ञान कृषि क्षेत्र हैं वहाँ से जाके सही प्रशिक्षण लीजिए। और जो आपके खेतों में जो ज़्यादा सब्जियाँ उत्पादन होता है और यदि मात्रा सब्जियों का उत्पादन तो ज़्यादा हुआ और मार्केट में उसके यदि दाम कम है, तो कुछ प्रशिक्षण ऐसे होते हैं कि जो आप ले करके उन सब्जियों को कुछ समय तक अपने पास रख सकते हैं और समय आने पर उनका दाम आपको अच्छा मिल सकता है। या कुछ आपको वहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा कि उनसे आप उसका, जैसे टमाटर ज़्यादा मात्रा में होता है तो टमाटर का सॉस बनाना है, तो वहाँ पे आपको प्रशिक्षण मिलेगा जिससे आप उसमें अपना अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अपने सभी कृषक भाई बहनों को यही कहेंगे कि आप आज के समय के हिसाब से प्रशिक्षण लेकर और यदि इसको अधिक मात्रा में बढ़ाएंगे तो आपकी आय जो है निश्चित रूप से अधिक बढ़ेगी। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और आपने हमारे किसान भाइयों और बहनों को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ ललिता जी, आपका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आपने भी अपने अनुभव हमारे किसान भाइयों और बहनों के साथ साझा किए। दोस्तों, कार्यक्रम में वक्त है इस समय खेती की खबरों का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती की में। चलिए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन, एक बगिया मां के नाम, जल गंगा संवर्धन अभियान संपन्न, मूंग और उड़द का उपार्जन, मिर्च की फसल में फल गलन रोग। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में
मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया गया। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक जिले में एक ऐसे ग्राम का चयन किया जाएगा जिसकी वर्तमान जनसंख्या न्यूनतम 2000 हो एवं गौवंश की न्यूनतम संख्या 500 हो। ऐसे ग्रामों को मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम के रूप में विकसित कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। ये ग्राम आत्मनिर्भर होकर प्रदेश के अन्य ग्रामों के समक्ष विकास का आदर्श प्रस्तुत करेंगे। इस योजना के अंतर्गत गौपालन एवं डेयरी विकास, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि, जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, चारागाह विकास, अधोसंरचना विकास, स्वरोजगार सहित ग्रामीण विकास के विषयगत दृष्टिकोणों से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किए जाने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में एक बगिया मां के नाम से नई योजना आरंभ की जा रही है। इसमें प्रदेश स्तर पर स्व सहायता समूह की 30,000 महिलाओं की 30,000 एकड़ भूमि पर लगभग 900 करोड़ की लागत से आजीविका संवर्धन के लिए 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कर फल उद्यान योजना में विकसित किए जाएंगे। इस योजना में हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग और सिंचाई के लिए जलकुंड बनाने के लिए भी धनराशि प्रदान की जाएगी। उद्यान विकास के लिए महिला हितग्राहियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर 10-10 एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए की लागत से पौधों का रोपण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से 15 सितंबर तक एक पेड़ मां के नाम अभियान आयोजित होगा, जिसे पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय विकास, वन उद्यानिकी सहित सभी विभाग जन सहभागिता से संचालित करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खेत का पानी खेत में संचित करने के उद्देश्य से प्रदेश में 85,000 से अधिक खेत तालाबों का निर्माण किया गया। भूजल संवर्धन के लिए 1 लाख से अधिक कुओं का पुनर्भरण किया गया। पानी की अमृत बूंद को सहेजने के लिए अमृत सरोवर 2.0 के तहत 1000 से अधिक नए अमृत सरोवरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। शहरी क्षेत्र में समाज की सहभागिता से 3300 से अधिक जल स्रोतों का पुनर्जीवन, 2200 नालों की सफाई और 4000 वर्षा जल संचयन संरचनाएं बनाई गईं। इसके साथ ही 40 लाख से अधिक नागरिकों ने 5000 से अधिक ऐतिहासिक धार्मिक जल स्रोतों, बावड़ी, मंदिर, तालाबों आदि की सफाई और जीर्णोद्धार कर भाग लिया। अभियान के अंतर्गत 2,30,000 जलदूतों का रजिस्ट्रेशन हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया गया। मूंग के लिए 30 जून तक 2,94,000 किसानों ने तथा उड़द के लिए 11,495 किसानों का पंजीयन हो चुका है। पंजीयन के लिए 6 जुलाई तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। प्रदेश भर में मूंग और उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा। मिर्च की फसल में फल गलन रोग प्रचलित रोग है। इस रोग को फैलाने वाला कवक खेत की मिट्टी रोगी पौधे से लिया बीज में विद्यमान रहता है। इस रोग से पौधे का ऊपरी भाग सूखने लगता है और रोग ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ता है। रोगी पौधे की शाखाओं की पत्तियां गिरने लगती हैं। यदि यह अवस्था फल लगने से पहले आ जाती है तब पौधे से फल नहीं लगते और फिर बहुत कम लगते हैं। फलों के ऊपर रोग के लक्षण छोटे छोटे गोला आकार के धब्बों के रूप में दिखाई देते हैं। यह धब्बे लंबाई में बढ़ते हैं, बाद में इनका रंग मटमैला हो जाता है और फल सड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए मैनकोजेब 2.5 ग्राम या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से घोल बनाकर 150 लीटर घोल प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में आज बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम का यह अंक यहीं तक था। हम फिर मिलेंगे कृषि संबंधी नई जानकारियों के साथ नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।